Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. और करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं हम पॉलिटी के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट्स को देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में था, है ना। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस और बिल्स कौन कौन से आए थे पिछले एक साल में। तो पहला क्या था? पहला है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो सबसे पहले तो एक इनैक्ट कब हुआ था? 2005 में आया था इनिशियली आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नाम से ही पता चल रहा है क्या काहे किस चीज़ के बारे में राइट होगा कि आपको अगर किसी बॉडी से इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें डिफाइंड है। वो किस में आता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आता है। अब ये इन्फॉर्मेशन आप किससे ले सकते हो? सिंस गवर्नमेंट का एक्ट है तो ये आप पब्लिक अथॉरिटी से ही ये पब्लिक अथॉरिटी से ही आप ले सकते हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो इट अलाउज पावर टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़, ठीक है। तो ये पब्लिक अथॉरिटीज़ जो वर्ड लिखा है, पहली बात तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है किस लिए? आप पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है, विदाउट गिविंग एनी रीज़न। ऐसा ज़रूरी नहीं, मान लो मेरे को कोई कुछ भी पीएसयू में कोई काम कर रहा है, ठीक है, वो भी पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, तो उसमें मेरे को पता करना है कि वहाँ एमडी की सैलरी कितनी है। तो ये जो है ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, हम मेरे को कोई रीज़न नहीं देना है उसके लिए कि नहीं मेरे को इसलिए पता करना है क्योंकि मेरे को देखना है कितना कमाता है टाइप से। ऐसा कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पटिशन डालो, मतलब आप डालोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दे आर बाउंड टू गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू यू बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जो पब्लिक अथॉरिटी वर्ड है, ये पब्लिक अथॉरिटी कहीं मैंशनड है क्या? ये पब्लिक अथॉरिटी कहाँ मैंशनड है? तो भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में ही मैंशन होगा क्योंकि उसी में ही डील करता है ना। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है पब्लिक अथॉरिटी। तो अंडर सेक्शन 2H ऑफ द आरटीआई एक्ट पब्लिक अथॉरिटी कौन होती है? इट इंक्लूड्स एनी अथॉरिटी, ठीक है, एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय एनी अदर लॉ बाय द पार्लियामेंट मेड बाय द पार्लियामेंट, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर कोई नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। तो मतलब कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसी अथॉरिटी, बॉडी या फिर इंस्टीट्यूशन, है ना, जो अपने आप को खुद गवर्न करता है, ठीक है। और वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ है? वो इस्टेब्लिश हुआ है या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या तो पार्लियामेंट ने बनाया है, या तो स्टेट लेजिस्लेशन में बनाया है, या फिर किसी भी नोटिफिकेशन से बना है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, ठीक है। तो इन चारों में ही गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी, ठीक है, वो भी पब्लिक अथॉरिटी में आती है। फिर पार्लियामेंट बनाएगा तो स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे होती है, जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं हमारी, है ना, तो वो सारी पब्लिक अथॉरिटी हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के कोई एक्ट से बनता है तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी है, या फिर कोई नोटिफिकेशन इशू करता है गवर्नमेंट, उससे बनी अगर कोई बॉडी है तो वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी है। जैसे फाइनेंस कमीशन, ठीक है, हर 5 साल में नोटिफिकेशन इशू होता है और फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है। तो सबसे नीचे लेवल पे कौन होता है? सबसे नीचे लेवल पे होते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। तो आपको अगर कोई चाहिए रहता है, मान लो कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो आप किसके पास जाते हो? आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास जाते हो, ठीक है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आर मैंडेटेड टू सप्लाई द इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज। तो मान लो आपने बोला कि मेरे को एमडी की सैलरी चाहिए किसी पीएसयू की, मान लो बीपीसीएल के एमडी की मेरे को सैलरी पता करनी है, ठीक है। तो वो 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और 30 दिन तो ये नॉर्मल केसेस में लिमिट है। और अगर कोई लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से केस डील करता है, मान लो आपको किसी की पर्टिकुलर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसका इफेक्ट लाइफ और पर्सनल लिबर्टी पे आ रहा है, लाइफ और लिबर्टी ऑफ द पर्सन पे आ रहा है, तो वो 48 आवर्स उसमें आपको 48 आवर्स में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी रहती है, ठीक है। तो जैसे मान लो ऐसा होता है कि जैसे मान लो गार्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो पीएसयूज़ में क्या होते हैं? गार्ड्स होते हैं ना। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि पीएसयू में मतलब एक गार्ड था तो उसको निकाल दिया, है ना। तो उसने क्या किया, उसने आरटीआई फाइल किया कि भाई मेरे को क्यों निकाला, मेरे को जानना है क्यों निकाला, ठीक है। क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, तो ये इसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से चीज़ डील करे, ये इसकी लिबर्टी छीनी गई ना, बिना बताए उसको निकाल दिया, ठीक है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन उनको 48 आवर्स में देनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? ये जो चीज़ है उसको 48 आवर्स में उनको रिप्लाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है।
तो अपील स्ट्रक्चर क्या है कि मान लो आप पीआईओ के पास जाते हो, आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास जाते हो, ठीक है, वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे, क्या खत्म हो गए, नहीं, तो उसके ऊपर आता है एपीआईओ, ठीक है, एपिलेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, फिर एपीआईओ के ऊपर आता है सीआईसी या फिर एसआईसी, ठीक है, तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, तो सबसे नीचे होता है पीआईओ, उसके ऊपर होता है एपीआईओ, और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर होता है सीआईसी या फिर एसआईसी। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे हम ये देखते हैं, ठीक है, तो 2005 वाला एक एक्ट है और अमेंड होकर दूसरा एक्ट बना है, तो हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो पहले जो आरटीआई एक्ट था 2005 में, उसमें जो टर्म था कमीशन का वो फिक्स था 5 साल के लिए, ठीक है। अभी क्या कर दिया है, अभी कर दिया है एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि टर्म कितना होगा, ठीक है। तो पूरा कंट्रोल बेसिकली आरटीआई एक्ट जो 2019 है उसमें किसको दे दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, ठीक है। कंट्रोल सेंटर, ये अगर मैं प्रोविजन बोलूँ तो ये क्या होगा, ये एक यूनिटरी प्रोविजन होगा, क्योंकि सारा पावर किसको दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि टर्म कितना होगा, ठीक है। उसके पहले आरटीआई जो एक्ट 2005 था उसमें सैलरी एंड अलाउंसेस जो थे, ठीक है, और बाकी जो सर्विस कंडीशन थी वो कुछ इस टाइप की थी कि जो सेंटर लेवल पे थे, सेंटर लेवल जो मतलब सेंटर के लेवल पे सीआईसी होता था, क्या बोलते हैं, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उसकी जो सैलरी अलाउंसेस और ये सब जो सर्विस कंडीशन होती थी ना, दैट वाज इक्वल टू सीईसी, है ना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके बराबर होती थी, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता था उसकी बराबर होती थी किसके, इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती थी, ठीक है। तो सीआईसी की बराबर होती थी सीएसी के, और आईसी की बराबर होती थी ईसी के, ठीक है। बट सीआईसी तो देखो, सीआईसी तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, सीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और सीईसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बराबरी का तो रोल है नहीं, ठीक है। ये एक पॉइंट हो सकता है कि ये चेंज इसलिए किया गया क्योंकि ये एक बराबरी का रोल नहीं है, ठीक है। आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के कंपैरिजन में नहीं ला सकते, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो ये इसी वजह से इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, सेंट्रल लेवल पे क्या है, सीआईसी सीईसी के बराबर था पहले, आईसी ईसी के बराबर था जो सैलरीज अलाउंसेस और कंडीशंस थे, ठीक है। और स्टेट लेवल पे क्या था, स्टेट लेवल पे जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर था, दैट वाज उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर था दैट वाज इक्वल टू इलेक्शन कमिश्नर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उसके बराबर था, ठीक है। बाकी जो ये आईसी था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर था, उसका जो सैलरी अलाउंसेस था दैट वाज इक्वल टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के बराबर था। अभी क्या हो गया, अभी एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कुल मिला के जो आरटीआई एक्ट 2019 था उसमें सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल दे दिया गया, चाहे वो टर्म हो, चाहे वो सैलरी अलाउंसेस सर्विस कंडीशंस हों, ठीक है। तो ये सब किसके हाथ में आ गया, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, ठीक है। फिर एक और प्रोविजन था उसमें डिडक्शन इन सैलरी का, कि एन अमाउंट इक्वल टू द पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विसेज वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी। तो पिछली गवर्नमेंट जो आपको उनको सीआईसीज वगैरह को वो पेंशन दे रही थी, वो डिडक्ट होता था सैलरी से, ठीक है। बट अभी ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है, तो ये हटा दिया गया, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल आ गया, ठीक है। तो चलिए, अगर हम अभी सीआईसी एसआईसी की बात कर ही रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं बेसिक से कि क्या होता है सीआईसी और एसआईसी, ठीक है। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, तो दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं ना, आरटीआई एक्ट के अंदर बनी है, ठीक है। फाइनल अपीलेट अथॉरिटी हैं दोनों में। हमने देखा था सबसे पहले आप कहाँ जाते हो, पीआईओ के पास जाते हो, फिर आप कहाँ जाते हो, एपीआईओ के पास जाते हो। अब जब एपीआईओ भी आपको नहीं देता है तो आप सीआईसी और एसआईसी के पास जाते हो, ठीक है। तो ये जो सीआईसी और एसआईसी है, दिस इज़ द फाइनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर आरटीआई एक्ट, ठीक है। इसमें सिविल कोर्ट का पावर है। सिविल कोर्ट का पावर मतलब कि कोई भी एविडेंस मंगा सकती है, आपको बुला सकती है कि भाई आप पेशी दो, इस टाइप से, है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट्री फाइल्स जो होती हैं वो मंगवा सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो ये सब ये कर सकती है। तो दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। कोई भी एविडेंस मंगा सकती है बेसिकली, ठीक है। उसको वो हम बोलते हैं इट इज़ अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट किसको देती है, इट सबमिट्स द एनुअल रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट एंड एसआईसीज टू द स्टेट लेजिस्लेचर। तो भाई सीआईसी जो है वो पार्लियामेंट को देती है, और एसआईसी जो है वो किसको देगी, वो स्टेट को देगी, है ना। स्टेट वाली है तो वो स्टेट को देगी, स्टेट लेजिस्लेचर को देगी। फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कंसिस्ट क्या होता है, एक आईसी होता है और 10 से कम आईसीज होते हैं। ये दोनों जगह है, चाहे वो सीआईसी हो चाहे वो एसआईसी हो, दोनों में ही एक हेड होता है जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है ना। और बाकी क्या होते हैं, लेस देन मतलब लेस देन इक्वल टू 10 जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। ये सेम है एसआईसी, स्टेट में भी ऐसा ही है। एसआईसी इतना होगा, एक एसआईसी होगा, और बाकी लेस देन 10 जो होगा वो आईसीज होंगे, ठीक है। तो ये दोनों में सेम है, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है इसको,
CIC और SIC को जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। अब ये भी याद रखना है कि आपको कौन सी कमेटी जो है वो उसको रिकमेंड करती है और कमेटी में कौन कौन होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट कभी भी, अब हमने देखा था हमेशा प्रेसिडेंट अपने अपने डिस्क्रिशन पे कोई डिसीजन नहीं लेता, उसके पास बस कुछ ही सिचुएशनल डिस्क्रिशन पावर्स हैं, वो बहुत ही रेयर केस में वो एक्सरसाइज करता है, बट हमेशा वो एडवाइस पे ही काम करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव है ना, फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का ही होता है, बट कमेटी रिकमेंड करती है और उस कमेटी में कौन कौन होता है? PM होता है, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा में, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि CIC को अपॉइंट कौन करता है तो क्या बोलोगे? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट करता है और किसकी रिकमेंडेशन पे करता है? एक कमेटी होती है जिसमें PM होता है, ठीक है, सॉरी, PM होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ठीक है, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये अपॉइंट करता है CIC को, ठीक है। समझ में आ गया? दे शुड बी द पर्सन ऑफ, और ये कौन कौन होने चाहिए? दे शुड बी द पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो इसमें जो ये इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं ना, ये वाले 10 ICs और ये जो CICs होते हैं, ये लोग कौन कौन होने चाहिए? इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ये लोग बेसिकली ऐसे बंदे होने चाहिए जिनको पब्लिक लाइफ के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज हो, लॉ, साइंस एंड टेक और सोशल सर्विस मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और ये सब जितनी भी फील्ड्स हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन देनी है ना यार, तो ऑलराउंड हमको ऑलराउंडर्स चाहिए इसमें, ठीक है। तो सारी ये फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दे शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, ये कोई MP या MLA नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी MP या MLA जो है वो CIC और SIC या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर तो स्टेक आ जाएगा ना, गवर्नमेंट का स्टेक आ जाएगा। गवर्नमेंट ऐसे फिर जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी उसको क्या करेगी? उसको हाइड कर देगी, ठीक है। कोई भी गलत काम करके उसको इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देगी, बोलेगी नहीं दूंगी मैं। समझ में आ रहा है? तो जो MPs होते हैं, MPs और जो MLAs होते हैं, वो बेसिकली ये CIC और SIC अपॉइंट नहीं होते हैं, ना ही ये ICs में अपॉइंट होते हैं, ठीक है। स्टेट ये तो हो गया, ठीक है। विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और कैरिंग एनी बिजनेस और होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये देखो, एक तो ये देखो, ये बहुत ही सेंसिटिव पोजीशन है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो ना तो ये MP होता है, ना ये MLA होता है, ठीक है, ना ही कोई ऐसा बंदा होता है जो ना ही ये बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ठीक है। तो जाके पीछे वाला लेक्चर देख लो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। क्यों? क्यों ये एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए? क्योंकि भाई देखो, मान लो मैं आज CIC हूँ, ठीक है, आपने, सरकार ने मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मान लो अंबानी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी CIC से और वो बोलता है कि मैं आपको रीअपॉइंट करवा दूंगा बाद में, आप अभी मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दे दो। या सरकार ही कुछ मांग लेती है, सरकारी मान लो कुछ मांग लेती है किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन का डेटा, है ना, तो मान लो CIC दे देता है ना, वो बोलता है कि गवर्नमेंट इसको बोलती है हम बाद में आपको ये फेवर प्रोवाइड कर देंगे, आपको हम राज्यसभा में सीट दे देंगे या जो भी XYZ कर देंगे, ठीक है। तो इसका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल? ताकि ये इंडिपेंडेंटली काम कर पाएँ विदाउट फियर एंड फेवर, है ना। तो कोई डर 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 के काम नहीं करना है, ठीक है। कोई भी फेवर नहीं करना है, कोई भी डर डर के काम नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था 2019 का, ठीक है, वो कैसे अलग है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। तो उससे पहले, देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंज्यूमर राइट्स को टारगेट किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो 6 कंज्यूमर राइट्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो पहला राइट क्या है? पहला राइट है राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसे गुड्स जो हैजार्डियस हैं, जैसे टोबैको हो गया, है ना, अल्कोहल हो गया, तो इसकी एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट मेरे पास राइट है, कंज्यूमर के पास राइट है टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। वो चाहे तो आपको बोल सकता है कि मेरे को ये एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए, और अगर आप ज़बरदस्ती दे रहे हो तो आपके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। तो राइट टू प्रोटेक्टेड है, पहला क्या है? राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ हजार्डियस, ऐसे गुड्स या सर्विसेज जो कि हजार्डियस हैं लाइफ या प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक ये हो गया।
दूसरा क्या है, दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब आपको बताना पड़ेगा। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब कोई जैसे मान लो चिप्स का पैकेट है, ठीक है, तो चिप्स के पैकेट में पीछे सारा न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन और बेस्ट बिफोर और ये सब लिखा रहता है ना, तो वो क्या है, दिस इज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि जो कंज्यूमर ले रहा है प्रोडक्ट उसको पूरा पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है और मैं क्या क्या कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, न्यूट्रिशन, है ना, बाकी एक्स वाई जेड जितनी भी होते हैं ना इन सब पे इन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, राइट टू बी एश्योर्ड। राइट टू बी एश्योर्ड क्या है, राइट टू बी एश्योर्ड वेर एवर पॉसिबल एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट अ कॉम्पिटेटिव प्राइस। मतलब आप ऐसा नहीं है कि मान लो आप एक लेस का पैकेट 1 लाख रुपए में बेच रहे हो, ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको कॉम्पिटेटिव प्राइस रखना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटेटिव प्राइस रखना पड़ेगा, प्लस आपको एक्सेस देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि यार ये वाला जो लेस का पैकेट है ये सिर्फ डीमार्ट में मिलेगा, ठीक है, ये सिर्फ ऑनलाइन मिलता है, या फिर एक्स वाई जेड जो भी है ना, ये सब। जैसे अभी क्या हो रहा है कि जो अमेज़ॉन और ये फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, ये लोग फ़ोन कंपनी से टाइप कर लेते हैं। जैसे वन प्लस है, तो वन प्लस सिर्फ कहाँ मिलता है, अमेज़ॉन पे मिलता है ना, तो ये क्या है, ये बेकार चीज़ है, अब बाकी ऑफलाइन स्टोर्स में मिल नहीं रहा है। तो राइट टू बी एश्योर्ड उसमें ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है उस गुड का, ठीक है, कहीं भी एक्सेस नहीं है उस गुड का, सिर्फ उसके प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड मतलब अगर मान लो कुछ बेकार चीज़ हो जाती है, ठीक है, तो राइट टू बी हर्ड एंड बी एश्योर दैट द कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोर। आप जैसे मान लो अमेज़ॉन से आपको पार्सल आया, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, तो आप कंप्लेन करते हो, आप रिटर्न के लिए कंप्लेन करते हो, ठीक है। तो मान लो आपकी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन रिटर्न रिक्वेस्ट लेता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, फ़ोन उठाना बंद कर देता है, तो आपका राइट टू बी हर्ड वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। तो उनको सुनना पड़ेगा आपका, क्योंकि आप एक कंज्यूमर हो, आपके पास ये राइट है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि यू हैव द राइट टू बी हर्ड, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उन कंपनीज़ को सुनना पड़ेगा, ठीक है। फिर राइट टू सीक रिट्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनसरप्लस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। तो सॉरी, तो बेसिकली आप जो कंज्यूमर है, ठीक है, अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इस चीज़ में, ठीक है, जैसे मान लो आप ज़ोमैटो से खाना मंगाते हो, ठीक है, तो ज़ोमैटो से आप मान लो खाना मंगाते हो और उसमें ऐसे खाने में कीड़े वीड़े लगे हुए हैं या जो भी एक्स वाई जेड ख़राब खाना है मान लो, ठीक है, तो आप ज़ोमैटो को कंप्लेन करते हो कि भाई ये खाना तो ख़राब है, ठीक है, तो आपको रिट्रेसल उसका मिलना चाहिए, उसको आपका रिफ़ंड मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको वो ऐसे नहीं बोल सकते ज़ोमैटो कि भाई अब ये वाला खा लो आप, जो है ना, ये वाला खा लो अब तो आ चुका है टाइप से, ऐसा नहीं कर सकते। दे हैव टू एड्रेस दिस कंसर्न, ठीक है, बिकॉज यू हैव द राइट एज अ कंज्यूमर, है ना, तो दे हैव टू एड्रेस दिस कंसर्न और यू हैव द राइट टू सीक रिट्रेसल, ठीक है। और अवेयरनेस क्रिएट करना है, जो भी प्रोडक्ट है ना, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है कि भाई ये प्रोडक्ट किसके काम आता है, क्या है इसमें, एक्स वाई जेड डिटेल्स हैं, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आपकी जो सर्विस है ना, जो आपकी सर्विस है वो किससे डील करती है बेसिकली, ठीक है। दैट इज़ राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है 2019 वाला, है ना, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है और जो इससे पहले वाला एक्ट था, इससे पहले वाला एक्ट क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 19 एक्ट 1986, ठीक है, 1986 के बाद अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं क्या है। तो पहले वाला जो एक्ट था ना, इस एक्ट में कोई एक सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। जैसे एक रेगुलेटर बॉडी होती है ना, जैसे मान लो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDA है, स्टॉक्स वगैरह, स्टॉक्स एंड शेयर्स के लिए सेबी है, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 आया उसमें एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि हम एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाएंगे, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, पहले जो कंज्यूमर मान लो आपके साथ जो है आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, ठीक है, तो आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, ठीक है। तो मान लो आपने प्रोडक्ट लिया था अहमदाबाद से, ठीक है, मान लो प्रोडक्ट आपने लिया था अहमदाबाद से, ठीक है। और लेट से आप ट्रांसफ़र होके आ गए हो, रायपुर आ गए हो, ठीक है। तो अभी अगर आपको ये अहमदाबाद के सेलर के अगेंस्ट कंप्लेन करना है ना, तो आपको अहमदाबाद में जाके करना पड़ेगा। ये पहला रूल था 1986 में, ठीक है। तो 1986 का जो एक्ट था उसमें क्या था कि जो कंज्यूमर है वो कंप्लेन कहाँ कर सकता है, जहाँ पे सेलर का रेजिडेंस है, मतलब जहाँ पे सेलर का ऑफिस है वहीं पे ही कर सकता है, ठीक है। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी आप रायपुर में भी कर सकते हो, मतलब जहाँ पे आप हो वहाँ पे भी कर सकते हो। कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट मतलब जो कंप्लेन कर रहा है ही रिजाइड्स और वर्क्स, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो या फिर रहते हो वहाँ के कंज्यूमर कोर्ट में भी आप कर सकते हो। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको बेसिकली
वहाँ जाना पड़ता था जहाँ पे सेलर बेच रहा था सामान, ठीक है, डिफेंडेंट जो होता है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का कोई भी प्रोडक्ट लाइबिलिटी का कोई भी उसमें प्रोविज़न नहीं था, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि आपने कोई क्रीम खरीदी, ठीक है, लेट से आपने कोई क्रीम खरीदी है ना, और उससे आपको फेस क्रीम थी और उस पर आपको फेस पे रिएक्शन हो गया है ना, आपका फेस वगैरह ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये जो क्रीम बेच रहा है, जो क्रीम वाली कंपनी है, दे आर लाइबल, है ना, दे आर लाइबल फॉर दिस एक्शन, ठीक है, जो आपके साथ हुआ है, ठीक है। तो यू कैन, दिस इज़ योर राइट टू कंप्लेन टू देम, ठीक है। तो ये ऐसा कोई पहले प्रोविज़न नहीं था कि आप कैसे इसको इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। देर वॉज नो प्रोविजन, कंज्यूमर कोड अप्रोच अ सिविल कोड बट नॉट अ कंज्यूमर कोड, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या था कि आप सिविल कोर्ट में तो जा सकते हो, मान लो आपके साथ कुछ बेकार चीज़ हुई, आपके साथ रिएक्शन हो गया, तो आप सिविल कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। बट आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते थे पहले, बट अभी क्या है, अभी आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो। कंज्यूमर कैन सीक कंपेंसेशन फॉर हार्म कॉज बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी अभी जाके क्या कर सकते हो, आप जाके वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। पिक्यूनरी क्या होता है, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन क्या होता है, जो फाइनेंस मैटर से रिलेट करता है, ठीक है, जो कॉमर्शियल मैटर्स होते हैं ना, उससे जो रिलेट करता है उसको हम बोलते हैं पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो पहले क्या था, जो भी ऐसे फाइनेंशियल मैटर्स है ना जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट था कि भाई इतने का घपला हो गया या एक्सवाइजेड जो भी है, मान लो आपने कोई ऑर्डर मंगाया था, है ना, उसने आपने मंगाया 1 लाख का था, उसने दिया लेट से 10 रुपये का सामान, ठीक है। तो ये आपके साथ घपला हो गया है ना, तो ये घपले का कहाँ करोगे आप, ठीक है। तो ये जो लिमिट्स हैं पहले वाले एक्ट में क्या थी कि आप, अगर आपके साथ ऐसा कोई घपला होता है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जा सकते हो अप टू 20 लाख। अगर 20 लाख के अंदर का घपला हुआ है तो आप जो है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो। 20 से अगर 1 करोड़ का है तो आप स्टेट में जा सकते थे। नेशनल अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो आप नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते थे, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी अभी इस लिमिट को बढ़ा दिया है, डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ कर दिया है, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है, और नेशनल में 10 करोड़ से ऊपर कर दिया है, ठीक है। तो ये जो लिमिट है बेसिकली वो बढ़ा दिया है इन्होंने, ठीक है। फिर ई कॉमर्स के लिए प्रोविजन देखते हैं। ई कॉमर्स के लिए पहले तो कोई प्रोविजन था ही नहीं 1986 में, ठीक है। अभी क्या हो गया, सारे रूल्स ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स, जो मतलब जो रिटेलिंग में बेच, जितने भी रूल्स जो रिटेल शॉप्स में लगते हैं, ठीक है, तो जो रिटेल शॉप्स में जितने भी रूल्स लगते हैं अब वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी लगेंगे, जैसे अमेजॉन वगैरह हो गया ना, तो अमेजॉन इज़ नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। तो मान लो आपकी दुकान है, आप बेच रहे हो, तो जो आपके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रूल्स लगेंगे वही ई कॉमर्स पे भी लगेंगे, ठीक है। फिर मीडिएशन सेल्स बनेंगे, कोई डिस्प्यूट होता है इसमें कोई लीगल प्रोविजन नहीं था पहले, ठीक है। अभी क्या है, कोर्ट कैन रेफर द सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन ऑल्सो। ज़रूरी नहीं कि आप कोर्ट, जैसे प्री लिटिगेशन होता है ना, कि आपने कंप्लेन तो करी है ना, बट कोर्ट वोर्ट में टाइम लगेगा, तो आप बाहर से ही समझौता कर लो उसका, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं मीडिएशन। तो इसमें क्या बोला गया है कि कोर्ट कैन रेफर द सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन एज वेल। समझना गया? आगे बढ़ता है। अब सेंट्रल कंज्यूमर जो हमने ये बात करी, ये जो अथॉरिटी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट, प्रोटेक्ट, एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड विल बी असिस्टेड बाय अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नॉर्मल सी बात है ना, ये स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी पता है और ऑप्शन में है तो ये सही होगी, क्योंकि भाई कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए है तो ये सब तो करेगी ना, प्रमोट, प्रोटेक्ट, एनफोर्स कंज्यूमर के राइट्स को, ये सब तो करेगी, ठीक है। बाकी डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसको असिस्ट करता है, ठीक है। क्या क्या पावर्स हैं इसके पास? इट इज़ एम्पावर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, है ना, अगर किसी का राइट हो रहा है, कंज्यूमर का राइट वॉयलेट हो रहा है तो उसको वो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है। रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स, वापस मंगा सकती है जो भी अनसेफ गुड्स हैं, जैसे मान लो आपका वो क्रीम वाला मैंने बताया था, ठीक है, तो क्रीम वो अनसेफ ही है, आपकी हेल्थ के लिए, हेल्थ को हार्म कर रहा है ना, तो वो उसको वापस रिकॉल कर सकती है। ऑर्डर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, मान लो कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, ठीक है, तो तो उसको वो डिसकंटिन्यू कर सकती है। या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जैसे कि मान लो आप बोलते हो कि हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है ना, बट वो एक्चुअली है नहीं नेचुरल, उसमें केमिकल्स मिले हुए हैं, तो दिस इज़ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, ठीक है। तो जो भी जनरल बॉडीज़ बनाई जाती है ना इंडिया में, उस वो से वैसे रिकमेंडरी बनाई जाती है, बट ये ऐसे रिकमेंडेटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। ये इम्पोज कर सकती है पेनल्टीज, समझ में आ रहा है? इट कैन इम्पोज पेनल्टीज ऑन मैन्युफैक्चर, एंडोसर्स, पब्लिशर्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मान लो शाहरुख खान ऐड करता है किसी चीज़ का, ठीक है, मान लो जो कोई भी एक्स वाई जेड, जरूरी नहीं शाहरुख खान, मतलब कोई भी सेलिब्रिटी इसका एक्ट एडवर्टाइजमेंट करता है और गलत एडवर्टाइजमेंट करता है, जैसे मान लो बोलते हैं वो उस क्रीम से आप 5 दिन में गोरे हो जाओगे टाइप्स, ठीक है,
बट ऐसा होता थोड़ी है, 5 दिन में आप गोरे थोड़ी हो जाते हो, ठीक है। तो दिस इज़ अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो अभी क्या कर सकती है जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो पेनल्टी को इम्पोज कर सकती है, समझ में आया। और ये केसेस क्या है, इट कैन टेक केसेस सुओ मोटो ऑल्सो एंड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटीशन ऑल्सो, मतलब आप जाके करो तो भी केस ले सकती है, खुद से भी ले सकती है, मतलब उसको अगर खुद से लगता है कि भाई यहाँ पे कंज्यूमर राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो खुद से भी कर सकती है, ठीक है। और क्लास एक्शन सूट्स को वो इनिशिएट कर सकती है। अभी क्लास एक्शन क्या होता है, क्लास एक्शन सूट क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है इनिशिएटिंग क्लास एक्शन सूट्स क्या होता है, तो चलो देख लेते हैं। क्लास एक्शन क्या होता है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव एक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ सूट वेयर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली ब्रिंग अ क्लेम टू द कोर्ट। इट इज़ फाइल्ड जनरली व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल हैव सफर्ड फ्रॉम द सिमिलर इंजरीज। मान लो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि मान लो क्रीम, जैसे मैंने क्रीम की बात करी थी, ठीक है, तो क्रीम का कोई बैच बना होगा, ठीक है, वो बैच पूरा ख़राब था, तो उसको जिसने भी लगाया, उसको जितने भी लोगों ने लगाया सबको रिएक्शन हो गया, ठीक है, और वो सबका चेहरा वगैरह ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये बहुत लोगों के साथ हुआ है ना, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ नहीं हुआ है। तो ये जब ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं ना कोर्ट में, उसको हम बोलते हैं क्लास एक्शन। क्लास एक्शन मतलब मास एक्शन टाइप होता है, मतलब बहुत सारे लोग जाके जब कोर्ट में कंप्लेन करते हैं कि इसकी वजह से जो है हमें ये तकलीफ़ हुई है या XYZ जो भी हुआ है, तो इस प्रोडक्ट की वजह से हमको इंजरी हुई है, तो वो किस में आता है, वो आता है क्लास एक्शन। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट एजुकेशन प्रोसेस, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट का पूरा प्रोसेस है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अंदर से थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंस्टिट्यूट होंगे, ठीक है। इनको क्या हुआ है, इनको एम्पावर कर दिया गया है टू रिव्यू देयर ओन ऑर्डर्स, ये अपना ऑर्डर अब रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई गलत डिसीजन दे दिया, ठीक है, तो उसको वो रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ कंज्यूमर कमीशन टू इन्फोर्स देयर ऑर्डर्स, ये कंज्यूमर कमीशन जो हैं ये यही जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैं ये अपने ऑर्डर्स को इन्फोर्स कर सकते हैं, किसी से इनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डीम्ड एडमिसिबिलिटी ऑफ कंप्लेंट्स इफ द क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी इज़ नॉट डिसाइडेड विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 21 डेज, मतलब कुछ ना ये बोला कि 21 दिन के अंदर अंदर आपको वो कंप्लेन का रेजोल्यूशन करना है, ठीक है, उसके डिसाइड करना है एक्शन क्या है, क्या ले रहे हो आप उस पर, ठीक है। ईज ऑफ अप्रोचिंग कंज्यूमर कमीशन थ्रू फाइलिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर हियरिंग, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात किया था कि जो अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है उसमें आप जहाँ रह रहे हो या फिर जहाँ आप काम कर रहे हो वहीं से ही आप क्या कर सकते हो, वहीं से ही आप बेसिकली वहीं से ही आप वो कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपकी हियरिंग होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है ना, आप ई फाइल भी कर सकते हो, मतलब ये सब आपको प्रोविज़न दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।